नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग फिर से बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, दरोगा और भी अन्य कंपेटिटिव एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट जीके सवालों के साथ उपस्थित है। तो इसके साथ ही आज के हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। और आज का जो हमारा पहला सवाल होगा वो सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के जनक किन्हें माना जाता है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जनक किन्हें माना जाता है? चलिए, इसमें से तीन है, बिल्कुल सही है। लाल बाग लाउडली बोलिएगा, लाल बाग पाल में किनको माना जाता है? इसका राइट आंसर जो होंगे वो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। और इन्हीं को कहा जाता है भारत में अशांति के दूत, ठीक है ना। भारत में अशांति के दूत जो है हमारे, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, हम किनको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक और साधारण सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब बताइएगा? 1920 में, बिल्कुल सही है। और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने किया था, प्रस्तावित किया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी से रिलेटेड कब बताइएगा? पहले ये असहयोग आंदोलन 1920 और 1930 में क्या है? सविनय अवज्ञा, चलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था। तो सवाल जरा फिर से रिपीट करता हूँ, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? चलिए इसका राइट आंसर CR दास, चित्ररंजन दास। इस सूत्रों को याद रखना है। और एक और सवाल हम लेंगे, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन भी आपने बताया 1920 में, बताइएगा कि इनके जो अध्यक्षता थे किसने की थी? बताइएगा। CV राघवाचारी ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी CV राघवाचारी ने किए थे। इस सूत्रों को याद रखना है। और 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। यही हम लोगों को कंफ्यूजन था कभी पहले। तो 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन पूछे तो कलकत्ता, और सिंपल यदि हो तो हमको याद रखना है नागपुर का। और अध्यक्षता किसने की है? CV राघवाचारी ने। चलिए बताइएगा, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, ये बताइए। 1920 से 22 तक। और ये असहयोग आंदोलन स्थगित कौन सी घटना के बाद हुआ था? चौरा-चौरी कांड। कब हुआ था? 5 फरवरी को। 4-5। चलिए 4-5 फरवरी आप बता रहे हैं 1922 को। क्या है चौरा-चौरी कांड? एक पुलिस स्टेशन को स्टेप बाय स्टेप कहां पर पुलिस स्टेशन को जलाया गया है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है। और कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे? 22 एग्जैक्ट है, 22 इसको डिवाइड करना है। 22 सरकारी सर्वे के हिसाब से कहा जाता है 22 यही याद रखना है। चलिए गणेश महोत्सव हम लोग मनाते हैं, आपको आंसर करना है कि गणेश किसने शुरू किया है? क्या बात है? चलिए ऑप्शन की बात करेंगे तो जरा ऑप्शन आप देख लीजिए। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लोकमान्य तिलक। चलिए बहुत बढ़िया है, निशाना सही है। सबसे डिफरेंट है ये। और आपको बताना है कि गणेश चतुर्थी जो है, जैसे यदि हम लोग पूछे कि अपने बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? सबसे सबको पता है, आस्था का पर्व हम लोग महापर्व कहते हैं। तो आपको बताना है सवाल कि गणेश चतुर्थी जो है किस राज्य का सबसे बड़ा? महाराष्ट्र का। साधारण सा सवाल था। और ये उत्सव कब शुरू हुआ है? 1893 में। 1893 में, ठीक है ना। और बताइएगा कि होम रूल आंदोलन के समय लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते थे? बाल गंगाधर तिलक। साधारण सा क्वेश्चन इस बार मैंने रखा था आपको। चलिए और एक और सवाल है आपको, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, बताइए साधारण सी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे
राष्ट्रीय सांख्यिकी, आप लोग जानते हो स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डाटा वगैरह जो होता है, कितना तारीख को मनाया जाता है बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यदि आपसे पूछे तो हमें आंसर करना है 29 जून को। और इसी से रिलेटेड, अच्छा ये बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है मनाते हैं किनके जन्म दिवस के रूप में? कौन थे? बहुत बढ़िया, या पीसी महालनोबिस। ये हम लोग को बहुत साधारण है। और आपसे एक और सवाल पूछे कि भारत में सांख्यिकी का जन्मदाता किन्हें माना जाता है, तो फिर से आंसर हमारा यही होगा, पीसी महालनोबिस। तो चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। और एक सरल सवाल लेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड WTO, बताइएगा इसका स्थापना कब हुई थी? ये बता, वर्ल्ड ट्रेड है सर 1995 में 1 जनवरी 1995। चलिए जरा इसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं। इसका एक और कांसेप्ट है। हाँ। इससे जो ये WTO बना है, इससे पहले इसका प्रीसीडर ऑर्गेनाइजेशन कौन था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। थोड़ा सा लाउडली कहिएगा ताकि आवाज क्लियर हो। चलिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बताइएगा संगठन कब हुआ था? 1920 में। 1919 है सर। 19 है। 1919 हमको याद है। और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका स्थापना पूछे तो बता दें सर। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूं। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों साथ में एस्टैब्लिश चलिए बताइए कब हुआ है? 1945 हाँ। का आंसर हो गया। तो आपको कैसे डाटा पता चल गया कि वर्ल्ड बैंक, IMF और हमारा UNO तीनों का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1945। फिर से रिपीट करता हूं, UNO, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये तीनों का जो हमारा स्थापना वर्ष है वो 1945 है। चलिए बढ़ लेंगे आगे। एक और साधारण क्वेश्चन एक और इंक्लूड करना है, यूनेस्को, ये भी यदि इससे पूछे तो ये भी हमारा 1945 रहेगा। और डेट यदि पूछे हमारा 3-4 याद रखिए, इससे रिपीट करेंगे, यूनेस्को, यूएनओ, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये सबकी स्थापना कब हुई है? 1945। और यूनेस्को का भी डेट हमसे पूछा जाए कि कितना, तो हम याद रखना 16 अक्टूबर, 16 नवंबर सर, अक्टूबर नहीं, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और एक और साधारण सवाल है, पहले बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। और अब सवाल है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको कहते हैं, ये स्थापना कब हुई थी? ये साधारण सवाल है। और इसका आंसर उसकी से आगे बढ़िए 2 साल ज्यादा, 2-3 साल, 1948। तो यही भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा हम लोगों के लिए कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पूछे तो हम लोगों को याद रखना कब है? या 7 अप्रैल, जुलाई नहीं, 7 अप्रैल 1948। और एक साधारण क्वेश्चन लेंगे हम लोग, बताइएगा क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर हमला कब किया था? नादिर अफगान इन्वेडर है। बहुत बढ़िया, बता रहे सर, नादिर शाह, चलिए आपने हिंट्स दे दिया कि नादिर शाह को हम अफगान के इन्वेडर है, आक्रमणकारी, और ये हमला किया भारत पर 1739 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा 1739 ईस्वी में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। और एक और इंपॉर्टेंट हम यदि आपको सवाल बताएं तो अफगान का इसे नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ अफगानिस्तान। चलिए आज हम बिस्मार्क, एक बिस्मार्क हम सुने हैं, कहाँ? जर्मनी का। कौन था बिस्मार्क? चांसलर था। और जर्मनी की यूनिफिकेशन में
बहुत बड़ा रोल था। जर्मनी के एकीकरण यूनिफिकेशन जिसको कहते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि यदि हम बात करें कि भारत का अधिक स्मारक है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लेकिन सवाल मैं ये करूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जानते हैं? आयरन मैन, ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी, कंफ्यूज नहीं होना है। और सवाल एक और लूं कि हम इनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। तो एक से एक लिंकेज जो इंफॉर्मेशन आपको जो मिलेगा ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और अच्छा इनका ये भी सवाल आता है कि कितने देश से रियासत को मिलाने का काम किया, ये भी डाटा आपको बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 563, जिसमें एक जो जम्मू कश्मीर वाला डाटा रह गया था, जिसकी वजह से वो जो हमारा हिस्सा था जो नहीं कर पाए थे, ठीक है ना, जो रीजन काफी है आपको पता है, जिस वजह से इतना हमें प्रॉब्लम देखने को मिले। नहीं तो साथ ये रहते हैं ये जो पीओक्यू जो मैटर है जम्मू कश्मीर, शायद यह समस्या भारत को नहीं झेलना पड़ता। ऐसा हिस्टोरियंस के बीच कहा जाता है, पॉलिटिकल टसल के बीच, ऐसा पॉलिटिकल टसल के बीच कहा जाता है कि उस समय सरदार पटेल रेडी थे एक्शन लेने के लिए, हम मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं, जो काम जूनागढ़ हैदराबाद के साथ किए वो हम कश्मीर के साथ करेंगे। तो पीटी नेहरू इस पूरे को ईमेल लेके चले गए और ईमेल वहाँ से सीज फायर एग्रीमेंट के लिए रेडी हो गए, इंटरनेशनल प्रेशर बन गई, इसकी वजह से एग्रीमेंट को सॉल्व नहीं हो पाया। नहीं तो उसी वक्त हम लोग जो काम हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ किए तो कश्मीर के साथ कर सकते हैं। वी हैव कैपेबिलिटी टू चलिए, तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट था। और एक साधारण सवाल लेंगे कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ये साधारण सवाल है। जस्ट इसके अगले 50 में लागू हुई और पहले वर्ष ही पहला संशोधन देखने को मिला। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। और एक साधारण क्वेश्चन लेंगे कि जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको स्वीकृति कब मिली? राष्ट्रगान के ऑप्शन देते हैं 47, 49, 50 और 51। 24 जनवरी का, या इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपी पर साइन किए सारे मेंबर्स, उसी वक्त एक्सेप्टेंस मिलती है। सारे लोग सिग्नेचर किए थे, इंडिया इंग्लिश दोनों में, जो भी उस असेंबली। और यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 1911 जो हमारा राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम गाया गया है। डेट है हमारा 27 दिसंबर। और कांग्रेस का ये अधिवेशन था और यह अधिवेशन हुआ था, ये भी हमको याद लिंक करके पढ़ना है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया था, ये चीज याद है। और हम लोग अभी जानेंगे तो स्वाभाविक है इनके रचयिता हमारे गुरुदेव के नाम से विख्यात और पूरे एशिया में प्रथम नोबेल प्राइज से सम्मानित हमारे बंगाली पोएट पॉलीमैथ जिनको हम कहे जाते हैं, ठीक है ना, सर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित है और हमको ये पता है। इनकी एक फेमस हमारी बुक है, नॉवेल है एक्चुअली, गीतांजलि। 1911 ईस्वी में ये लिखी गई थी और 13 में पब्लिश हुई, 12 में पब्लिश हुई थी और 13 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये हमको हाइलाइटेड टर्म्स है। 11 में बुक को लिखा गया है, 12 में पब्लिश हुई थी और 13 में इसको हमें नोबेल प्राइज दिया गया। और ये प्रथम भारतीय होने के साथ ही साथ प्रथम नॉन यूरोपियन कहे या प्रथम एशियन व्यक्ति कहे जिनको ये प्राइज दिया गया। तो नोबेल प्राइज की बात फिर से कर ले तो ये शुरुआत करने वाले कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडिश वैज्ञानिक थे हमारे अल्फ्रेड नोबेल। 1899 ईस्वी में इनकी एक खोज आई थी। कौन सा खोज था? डायनामाइट। चलिए जी बढ़ेंगे हम लोग आगे। एक साधारण सवाल आपसे लेंगे, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार जो कैंडिडेट होगा उसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये जो हमारा जो राइट आंसर होगा ये बिल्कुल सही आंसर आया है,
ठीक है ना, 35 वर्ष। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई बंधन नहीं है, आप बताना नहीं है सवाल। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई न्यूनतम हमारी उम्र मैक्सिमम उम्र नहीं है। और एक और सवाल है हमारा इम्पोर्टेंट कि कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनेगा, यह भी हमारा कोई खास नहीं है, अर्थात अनगिनत है, अनियमित है। तो जाइए सवाल जवाब लेंगे, एक बहुत है साधारण से क्वेश्चन है, आइए ध्यान से सुनिएगा। भारत में 4 विश्व नगरी है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। तो विश्व का सबसे बड़ा विश्व नगरी के नाम से किसे जानते हैं? मुंबई। विश्व में सबसे बड़ा नगर, हाँ, विश्व नगरी मेट्रोपॉलिटन टोक्यो नगर दे रहा है, टोक्यो जापान। मोस्ट पॉपुलर सिटी है। विश्व का सबसे बड़ा विश्व नगरी टोक्यो नगर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, नाबार्ड काफी है जी, याद है क्या फुल फॉर्म्स? नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नाबार्ड का होता है नेशनल एग्रीकल्चर फॉर, नहीं बता देते हैं नाबार्ड NABARD, जरा समझ। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, जरा देख लेंगे नाबार्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। नेशनल एग्रीकल्चर देख लीजिए, सर्च कर लेंगे। तो सवाल है हमारा कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? आज स्थापना डेट की बात करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 12 जुलाई, और ईयर की बात करेंगे तो 1900 हमारा 82 हो जाएगा। नाबार्ड का जो है हमारा, ठीक है ना सर, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म दे रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए बहुत हो गया। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म कि हम लोग हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन आया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च रूरल डेवलपमेंट। तो ये हमको याद रखना है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए ये अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दिया, थैंक यू सर, ये चीज हमारे लिए। चलिए बताइएगा, कृषि क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था का नाम बता देना। कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में शीर्ष वरीयता, जो शीर्ष का सकते हैं, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर एक संस्था, वित्तीय संस्था, एक संस्था का ऑप्शन हमारा आंसर में ही बताता हूँ, नाबार्ड ही है। नाबार्ड को आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन है, चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए जानी जाती है? काली और कपास, याद रखना है। चलिए सर, इसका एक और लोकल नाम है, उसको रेगुर सॉइल बोलते हैं। हाँ, काली मिट्टी को बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर के भी नाम से जानते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है सर। और अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो ये देखने को मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण पश्चिम भारत में। सर, इंडिया के डेक्कन प्लेटू से स्पेशलिटी क्रॉप से बना हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया है। और हम एक और सवाल लें कि काली मिट्टी का काली रंग का रीजन क्या है? स्पेशलिटी क्रॉप है सर। चलिए, और इसमें कुछ और हम बात करें, ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे एक और साधारण सा सवाल है हम लोगों के पास, क्वेश्चन है, बताइएगा हम लोगों का कि भाखड़ा बांध, बताइए कुछ इंफॉर्मेशन जो जानते हैं। भाखड़ा में और इंडिया का लार्जेस्ट या वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑर्थन डैम है, मतलब इस बांध जो बनाया गया है उस समय में विश्वसराय सिविल इंजीनियर थे। चलिए, और ये भाखड़ा में महानदी जीवन का। चलिए हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि भाखड़ा बांध जो है भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है ना, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो हम आपको अगला जो क्वेश्चंस लेंगे सर, हमको चलिए बताइएगा कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें ये बताइएगा, ठीक है। चलिए आइएगा, भाखड़ा नगर बांध सतलज नदी पंजाब में देखने को मिलेगा। सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, बताइएगा
भारत की सबसे बड़ी परियोजना का नाम बताइएगा। भाखड़ा नांगल बांध। चलिए ये भी सतलुज नदी पर देखने को मिलेगा। अच्छा चलिए इस राज्य का एरिया तो नॉर्मल है, किस कौन भाग में देखने को होगा, पंजाब हरियाणा राजस्थान देखने को मिल जाएगा। और एक आप बताना है हमें डीवीसी फुल फॉर्म बताइए। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। जरा क्वेश्चन हम लेंगे आपका, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम ये दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। चलिए तो आंसर मैंने हिंट्स दे दिया था। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है भारत की सबसे पुरानी सबसे प्राचीन जो है नदी घाटी प्रोजेक्टर है और ये बहुदेशीय है। और हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1948 में। और हम 1948 को रिलेट करके देखें तो अभी हम एक संस्था बताएं WHO होगा। और अभी हम रिपीट करें तो एक हमारे कृषि की शीर्ष वरीयता जो थी वित्तीय संस्था नबार्ड स्थापना कुछ 1982। इसका मतलब इंफॉर्मेशन हम लोगों को याद हो रहा है। आइए जरा और क्वेश्चंस बताइएगा। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को जो डेवलपमेंट किया गया था ना, यूएस के रिवर वैली प्रोजेक्ट के बेसिस पर किया गया था और इसमें लॉन्गिट्यूडनली मल्टीपल डैम्स बनाए गए थे ताकि हम बंगाल में जो फ्लड आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। चलिए तो बंगाल में कह रहे हैं कि फ्लड आता है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, तो बंगाल की शोक हम लोग पढ़े थे तो सारा पॉइंट कर लेते हैं। जरा एक क्वेश्चन लेंगे, बताइएगा क्वेश्चन जो है हम लोग को। चलिए जी क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है हम लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया ना कि ये जो है हमारा बताइएगा दामोदर नदी बंगाल जिसको कह रहे हैं किसकी सहायक नदी है? इसके हुगली के साथ हुगली की सहायक नदी है। चलिए बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है और हम आपसे सवाल करेंगे। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? बताइएगा। हीराकुंड बांध बहुत बढ़िया है। और नदी की बात कर ले तो कौन सी? महानदी। हीराकुंड कौन सी नदी पर? महानदी नाम है महानदी पर। और सवाल हम आपसे करेंगे, एक साधारण सवाल लेंगे। एशिया और अफ्रीका मैप वर्ल्ड मैप में दिख रहा है आपको। अफ्रीका का एक नाम बताइए, क्या कहते हैं? डार्क कहते हैं, काला महादेश कहते हैं। तो बताइएगा कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला उस नहर का नाम बताइए। सुएज कैनाल। क्या बात है सर। और हम बात करेंगे इस कैनाल का निर्माण का। सर देखिए 1859 में निर्माण कार्य को स्टार्ट किया गया था। नहीं सर। और 1869 में कब ऑपरेशनल हो गया था। एक फ्रेंच इंजीनियर थे वही इस प्रोजेक्ट को लीड किए। और फ्रेंच इंजीनियर का नाम मैं बताना चाहूंगा सर, फर्डिनांड दे लेसेप्स। फर्डिनांड दे लेसेप्स है। और सुएज नहर का निर्माण पूरा कब हो गया था? 1869 ईस्वी में। और हम इसको करेंगे राष्ट्रीयकरण देखा जाए इस नहर का 1956 में हुआ था मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा। और इस नदी की जो हम चौड़ाई की बात करेंगे मैक्सिमम 365 मीटर है और न्यूनतम 60 मीटर। और यदि हम बात करें कि सुएज नहर जो है दो सागर को जोड़ने का भी काम करती है। चलिए मेडिटेरियन और रेड सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अब हम जरा एक क्वेश्चंस करते हैं देश दुनिया से हटते हुए। अब भारत की दुनिया में आएंगे कहवा, ठीक है ना। भारत में चलिए पहले वर्ल्ड से शुरू करते हैं कि भारत में वर्ल्ड में कहवा का अधिकतम उत्पादन कहाँ है? वर्ल्ड की बात करेंगे पहले। कॉफी कहवा की बात करें तो हम लोग को आंसर मिलता है ब्राजील। ब्राजील के रूप में। चलिए अब हम आपसे सवाल करेंगे कि भारत में, ठीक है ना, कॉफी का अधिकतम, कॉफी कहवा नहीं कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? चलिए कर्नाटका इज द राइट आंसर। भारत के कर्नाटका में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और एक आपको मैं टर्म बताऊंगा, आपका देश बताना है। कहवा का पात्र किसे कहते हैं? कहवा का ब्राजील इज द राइट आंसर। वहां हमने देखा ही है। हाँ सर, एक बार इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। वहाँ कॉफी ग्रोइंग एरियाज को
फजेंडा बोला जाता है। अच्छा, कॉफी किस क्या कहते हैं सर? वहाँ कॉफी ग्रोइंग एरिया को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा हम कह रहे हैं ब्राजील में कॉफी ग्रोइंग एरिया को। चलिए बहुत है, तो हमारा एक पेपर पदार्थ से पता है और आगे हम लोग जानेंगे, एक और क्वेश्चंस लेंगे। चलिएगा साधारण सा क्वेश्चंस लेंगे, आप जरा देखिए क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन है ये तो हमने आपसे पूछ ही लिया, मध्यरात्रि का सूरज नॉर्वे को कहा जाता है। हम लोग कह रहे हैं, सीधी सी बात है, ये तो आपको हो गया, लेकिन डूबते हुए सूरज का आदेश किसको कहेंगे? डूबते हुए सूर्य का आदेश की बात करें, एक हम लोग याद रखेंगे, इंग्लैंड में ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड में कभी सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं कभी होता है। लेकिन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एक पॉइंट, जो हमारा राइट आंसर होगा, डूबते हुए सूरज का आदेश हम लोग ब्रिटेन को कहते हैं, ठीक है ना? किसको कहते हैं? और जो उगते हुए सूरज की बात करें तो मध्यरात्रि का सूरज नॉर्वे। चलिए ये हम लोग को आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चंस लेंगे, हम लोग साधारण से क्वेश्चंस लेंगे। आइए, हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद मत को प्रचार करने के लिए, ठीक है ना, हमारे एक समाज सुधारक के रूप में हम इनको याद करते हैं, राजा राम मोहन राय। 1815 ईस्वी में इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी। जरा बताइएगा उस सभा का नाम क्या है? चलिए बताइएगा। आत्मीय सभा पॉइंट का सही आंसर आता है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या आत्मीय सभा हुई। व्यूअर्स जरा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? याद है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रहने देंगे। व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है, हम आपको पढ़ेंगे। चलिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही, अभी तो हमने जाना कि 1815 में आत्मीय सभा, तो इन्होंने 1828 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की थी, और उस सभा का नाम बता देना। और राइट आंसर आता है हम लोगों की तरफ से ब्रह्म सभा की स्थापना। चलिए, और हमको एक और सवाल लेंगे। एक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, याद है ना आपको? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय से इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर के उन्होंने 1839 ईस्वी में एक सभा का गठन किया था। उस सभा का नाम बता देना, और मैं आंसर करूंगा इस बार आप लोगों के लिए हेल्प है। तत्वबोधिनी सभा, याद होगा आपको, पीडीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर इनसे प्रेरित होकर के राजा राम मोहन राय। तो हम राजा राम मोहन राय को दो देखे, आत्मीय सभा की बात किया 1815, और ब्रह्म सभा की बात की जाए 1828, और तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए 1839, और डेट की बात करेंगे तो सॉरी किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी सारा जो मटेरियल है वो एक बार याद करेंगे। आइए जरा हम देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन जरा पहले सुन लेते हैं, उसके बाद में इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे। आइए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, साधारण सा क्वेश्चन है। चलिए, गोपाल कृष्ण गोखले का, चलिए पहले इनका गुरु का नाम बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। और गोपाल कृष्ण गोखले तो ये भूल कैसे जाते हैं? उसी तरह से वर्ल्ड की दुनिया में हम चले तो हमको याद रखना है, सबसे पहले आया है, चलिए इसको पहले रिपीट करते हैं। एमजी रानाडे के शिष्य हुए हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य हुए हमारे महात्मा गांधी जी। उसी तरह से वर्ल्ड में 3-4 जो लोग हैं काफी पॉपुलर है। सबसे पहले याद रखना है सोक्रात आया है, सोक्रेट्स को यदि हम सुकरात हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सोक्रेट। तो सुकरात के जो शिष्य हुआ वो कहलाता है प्लेटो, प्लेटो SPA, ठीक है? प्लेटो के जो शिष्य हुआ वो कहलाता है अरिस्टोटल। हिंदी की बात करें तो अरस्तु, और अरस्तु के जो शिष्य हुआ जिसको हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको कहते हैं हम लोग महान सिकंदर।
ये 4 हम लोग 6 गुरु का रिलेशन SPA सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ऑफ औरंगाबाद। ये मेरा बनाया हुआ सर है, क्योंकि काफी क्वेश्चन होता लोग याद नहीं कर पाते हैं। आप लोग भी लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्रम को भूल जाते हैं लोग। SPA सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ऑफ औरंगाबाद। क्योंकि हम लोग औरंगाबाद के निवासी हैं, तो मैं सोचा कि ऐसा लिंक करूं जो याद भी हो जाए और भूले भी नहीं, और याद भी रहे। तो सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर। और फिर से हम अभी पूर्व टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी। आपको परमानेंट याद हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अच्छा है, आपके बहाने मुझे भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, थैंक यू कहिए। चलिए जी, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? एक ऑप्शन जरा लेंगे। राष्ट्रीय शोक दिवस जरा है महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन, ठीक है, भारत विभाजन के दिन, बंगाल विभाजन के दिन और कांग्रेस विभाजन के दिन। बंगाल विभाजन के दिन लॉर्ड कर्जन 1905 में जो किया था, उसी को हम लोग शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। आइए बढ़ेंगे, एक और सवाल हम लोग लेंगे। लैगून आपने जरूर नाम सुना। चलिए, आपसे सवाल पूछता है, लैगून एक तालाब का होता है, एक झरना होता है, एक जलप्रपात होता है, एक झील होता है। लैगून एक झील होता है। तो चलिए जी, ये सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे और हम लोग बताएंगे। आइए जरा हम कुछ कर लें। चलिए, एक और क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। जो क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहां पर? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है, 1885। तो याद है हम लोगों को? तो पहला तो हमें याद है, लेकिन 1886 में कहां पर हुआ था? मद्रास, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। सॉरी, कोलकाता राइट आंसर होगा। सेकंड में थर्ड हमारा मद्रास है। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या चौथा जो हमारा आपको लिखना पड़ेगा, चौथा का इंफॉर्मेशन नहीं है। चौथा इलाहाबाद। यस, आई हैव रिमेंबर्ड, आई फॉरगेट। फिर से रिपीट कर लेते हैं। कांग्रेस का 4, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ये 4 जो है याद है, देखना 4 हम लोग का, ठीक है ना? सवाल लेते हैं साधारण सा। 1887 कौन सा हुआ? थर्ड। इसकी अध्यक्षता कौन की थी? सवाल पूछा हुआ है, बदरुद्दीन तैयबची। चलिए जी, बढ़ेंगे। अच्छा बताइए, 1913 में कोई घटना याद आता है क्या आपको? गदर पार्टी की स्थापना हुई। और यदि हम आपसे पूछे 1913 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो याद कर लेना फिर से मद्रास, 13 मद्रास, ठीक है ना? चलिए जी, और इम्पोर्टेंट है और चलिए ठीक रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेके हम आपके लिए एक योजना चली है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जानते क्या है? 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ने की योजना है। जरा हम बात करेंगे, 6 लाइन ऑफ परफॉर्मेंस बनाने की योजना है, और टोटल लंबाई लेंथ की बात करें इसकी, तो 5846 किलोमीटर है। यदि हम अपने देश के नॉर्थ टू ईस्ट बात करें, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, यानी ऊपर से, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की आए, तो कितनी टोटल लंबाई होगी भारत की? 3300 कुछ है, 3214 चलिए याद रखेंगे, ये रखेंगे। और ईस्ट से वेस्ट करेंगे तो याद है सबको 2933 भूल गए। और ये भी जरा अच्छे आपको पता है, भारत के चारों डायरेक्शन देख ले, और सबसे दुरंतम बिंदु सबसे फारस्ट का है, तो चलिए आइए नॉर्थ में आइए, इंदिरा कॉल, और नीचे आएंगे इंदिरा पॉइंट, और इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाएंगे कहाँ?
सबसे लास्ट मिले तो हमारा पश्चिमी हो जाएगा, पश्चिमी होगा पूर्वी हो जाएगा। और यदि हम पूर्वी बात कर ले पश्चिमी अच्छा पश्चिमी कौन सा गुजरात का, और पूर्वी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का केलीथू। तो ये सब हम लोग को याद रखना है। सर यहाँ से ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट पूछता है कि जो हमारा जो इंदिरा पॉइंट है ना, वो इंडिया के किस आइलैंड पर? हाँ निकोबार पर। ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आइलैंड। चलिए इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार पर है। बोलने के समय इंडिया का, हाँ इंडिया साउथ पॉइंट होता है। इंडिया मेनलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का पूरा नाम था कैप केमोली। केप केमोली। चलिए क्या बात है, अच्छी है इंफॉर्मेशन। चलिए थैंक यू। और आगे 2-4 सवाल लेंगे। चलिए पूछते हैं तो बताइएगा इमली में कौन सा आम पाया जाता है? इमली, इमली नाम सुनते हैं मुंह में पानी आता है। टार्टरिक एसिड। चलिए बताइएगा टार्टरिक एसिड, और हम बताएंगे आपको तो केला और अंगूर में पाया जाता है। और यदि हम बात करें कि संतरा और नींबू में, ये तो आसान सवाल है, सिट्रस एसिड। सिट्रिक एसिड या aspartic एसिड जो मिलते हैं। और यदि सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा। और चींटी के दंत में बात करें तो फॉर्मिक एसिड। और दही में बात करें तो लैक्टिक एसिड। और मूत्र में बात करें तो यूरिन में यूरिक एसिड। चलिए तो ये चीज हम लोग का इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। और इथाइन का सूत्र बताइए केमिस्ट्री में। इथाइन C2H2 इथाइन का फॉर्मूला होता है। एल्कीन की बात करें तो CnH2n, और अल्केन की बात करें तो CnH2n+2। हाँ ये होता है एल्काइन का, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अल्काइल ग्रुप में H2n -2 रहता है। -2 रहेगा। तो हो जाता है ठीक है ना। चलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए पीलिया रोग होता है, जब पीलिया रोग होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर यकृत, भूलना नहीं, पीलिया में यकृत। लीवर को पीलिया जॉन्डिस। चलिए और ये पीलिया 3 तरह का देखने को मिल रहा है जी। वायरल हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस नॉन ए एंड नॉन बी। ये हमको याद रखना है। अच्छा एक सवाल यस नो क्वेश्चन पूछते हैं। हीमोग्लोबिन जो है हार्मोन है और नो? यस कि नो? नो राइट आंसर। बताइएगा हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक पाया जाता है, नाम बताइएगा। हेमाटिन नामक लौह यौगिक पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए क्या है? ऑक्सीजन कैरी करता है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और हम बात करें कि पृथ्वी जो है तो 71% देखा जाए तो 3/4 जल है और 1/4 लैंड। तो सवाल मेरा ये था, ध्यान से आपने सुन लिया, कंक्लूजन करके मैंने कि कितना परसेंट जो जल का पेयजल है? ये बहुत कम है। 2 पॉइंट है सर, 2.7% जो है पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल है या पेयजल है। और आज का हम लोग आखिरी सवाल लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की दुनिया से। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ठीक है पूछ लेते हैं जरा। एक प्रोटॉन बता दीजिए। जेम्स चैडविक ने इसका नामकरण किया है। और खोज की बात करें तो गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स थॉमसन। ये जेम्स यहाँ पर जो पीटी गोल्डस्टीन। नामकरण की बात करेंगे तो जेम्स चैडविक, ठीक है ना। और खोज ये है और न्यूट्रॉन की खोज कहा जाता है जेम्स चैडविक। ये कॉन्सेप्ट हम लोग का आइंस्टाइन प्रोटीन की डिस्कवरी। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। देखिए इसको भी मैं याद करने का ट्रिक बताया था अपने आप से, ये मैं हमेशा भूल जाता था। इलेक्ट्रॉन को याद रखना है ईटी, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, ठीक है ना। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टी फॉर थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? और पीजी हम लोगों का कोर्स है, ठीक है ना। तो पी फॉर प्रोटॉन और जी फॉर गोल्डस्टीन। ये मैं कंफ्यूज कर जाता था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज में, ठीक है ना। खोज किए हम मैं आपको क्लियर करता हूं, कॉन्सेप्ट मेरे पास कुछ ट्रिक के लिए है, ठीक है।
ईटी ई फॉर न्यूटन एंड टी फॉर थॉमसन। और पीजी आपको याद रखना है, पोस्ट ग्रेजुएट। प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन ने, लेकिन जब नामकरण की बात आएगी तो रदरफोर्ड साहब हो जाएंगे, ठीक है ना। और एन फॉर नैन्सी याद रखना है, एन फॉर न्यूटन और सी फॉर चाइल्ड। हम ऐसे क्या थे उधर ईट पर नाच, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और 10 हो गया थॉमसन, टी से हो गया प्रोटॉन, 10 रदरफोर्ड और एन से हो गया न्यूट्रॉन और 10 तो रदरफोर्ड वहां पर आंसर गलत हो गया। रदरफोर्ड एक्चुअली नामकरण किए, डिस्करण किए, डिस्कवर किए हैं गोल्डस्टीन। तो हमारा बढ़िया है 80 पीजीएमसी। हां इलेक्ट्रॉन जैसे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और जब चाइल्ड का न्यूट्रॉन का। तो साथ ही आज का यही हम लोग का जो डिस्कशन था, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले सेशन में कुछ और सवालों के साथ।